नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं स्पेशली 9th क्लास के जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम जिसका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिसंबर में है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक ना, तो आपको मैं आज गुरुत्वाकर्षण का इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और मैं पीछे वीडियो में मैं आपका बल तथा गति के नियम का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया होगा। आई होप आप लोग उसको देख लिए होंगे, और आप अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे देखें। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा, या अगर आप देख लिए हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको गुरुत्वाकर्षण का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स आज वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक नहीं, तो आप समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जैसा स्क्रीन पे देख रहा है कि मेरा क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है। ठीक ना, मतलब जब कोई दो वस्तु रखा होता है तो उसके बीच एक बल लगता है। ठीक ना, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसका हम कैसे निकालते हैं, कौन सा सूत्र से। तो ये आपको पूछा गया था, वो क्या होता है, F = G m1 m2/r²। कहीं कहीं d² भी लिखा होता है, वो दूरी होता है, डी लिखे या आर लिखें। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जी का मान एवं मात्रक क्या है। ये जो आपका यहाँ जी है इसको बोलते हैं क्या, आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये हम सब जगह एक सेम रहता है। कोई भी प्लेनेट पे जाइए, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, कोई भी ग्रह पे जाइए तो आपका ये सेम रहेगा। ये मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में सेम रहता है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपका इसका मात्रक है। ठीक है, तो यदि मात्रक सिर्फ पूछेगा तो आप ये लगा दें, और इसका वैल्यू पूछेगा तो इस तरह से लगा दें। ठीक है, तो जो पूछेगा आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों एक साथ बता दिया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिएगा कि कम से कम मतलब एक क्वेश्चन लगेगा, लेकिन आपको वहाँ पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ऐसे लिख सकता था, क्या लिख सकता था कि इसका मान पहले लिख देता, फिर इसका जो मात्रक होता है वो अलग से लिख देता, लेकिन मैं उतना लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। मैं छोटा वीडियो में अच्छे से चीज़ को डिलीवर करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आपका टाइम उतना वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है 1-1 मिनट आपके लिए कीमती है। ठीक है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए कोई भी चीज़ को अच्छे से कर लें तो बहुत अच्छा होगा इस टाइम में। ठीक ना, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक क्या है। जो गुरुत्वाकर्षण बल अभी जो आप ऊपर में फॉर्मूला लिखे M = G m1 m2/r² या d², उसका मतलब एसआई मात्रा क्या है, उसको किसमें हम निकालेंगे। तो उसको क्या, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह से क्या है, बल है। तो जो बल का एसआई मात्रा होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का होगा, तो क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, ये इजी है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाती है। मतलब कोई भी चीज़, चंद्रमा या फिर मेरा पृथ्वी कह लीजिए, जो पृथ्वी है अर्थ, ठीक है, वो सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, तो किस बल के कारण, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी प्लेनेट मतलब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या फिर बोल सकते हैं कि जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। या फिर हम पृथ्वी पर जो खड़े रहते हैं किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये आपको पूछा जा सकता है। आप इसमें एक मतलब एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब महत्वपूर्ण तथ्य कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम पृथ्वी पर खड़े रहते हैं, कोई ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाते सब किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को खालिस्तान कहते हैं। मतलब जैसे देखिए कोई दो वस्तु के बीच, जब कोई दो वस्तु के बीच क्या लगता है, बल लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन यदि दो वस्तु में से एक वस्तु आपका क्या हो, पृथ्वी यानी अर्थ हो, और दूसरा कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी उपग्रह हो या ग्रह हो, ठीक नहीं, तो मगर पहला क्या होना चाहिए, पृथ्वी, तो इस बल के कारण क्या करेगा,
दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगा। तो जो पृथ्वी दूसरे बल को आकर्षित करती है उस बल को क्या कहते हैं, तो उसका एक स्पेशल नाम है गुरुत्वाकर्षण नहीं बोलते, उसको गुरुत्व बल बोलते हैं। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका कि केपलर का नियम क्या है। केपलर का नियम, केपलर नियम क्या कहता है कि जो आपका टाइम, जैसे कि मान के चलिए इसे समझिए केपलर क्या कहता है, वैसे आपको समझना इस चैप्टर में नहीं है, मतलब इस क्लास में आपको आगे क्लास में पढ़ना, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ। जैसे आपका ये सन है, ठीक ना, तो मान लीजिए पृथ्वी आपका ये चारों तरफ से घूम रहा है, तो ये घूमने में कितना टाइम लेगा वो निकालने का फॉर्मूला दिया था। तो क्या बोला था कि जो उसका त्रिज्या होता है, त्रिज्या इसके बीच जो दूरी, ठीक ना, उसके क्यूब और समानुपाती होता है टाइम का होल स्क्वायर, यानी जिसका मतलब जिसका निकालना रहेगा हमको टाइम पीरियड। तो कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा, आर का 3 और बटा 2, यानी त्रिज्या जितना हो उतना उसका कर देंगे क्या, 3/2 निकाल देंगे घात में, तो मेरा आ जाएगा क्या, उसका टाइम पीरियड, मतलब कितना समय में वो पूरा चक्कर लगा लेगा। ठीक ना, तो केपलर ने सिद्धांत दिया था। आप सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि RQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ठीक है। यदि ये आपको स्थिरांक नहीं लिखना है, मैंने यहाँ गलती से लिखा गया, ठीक है, ये आपको यही याद रखना है कि RQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर यानी समानुपाती टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी कि F बराबर Gm1m2/r²। अब यहाँ देखिए ये तो आपका सेम रहेगा कोई भी जगह में, ठीक नहीं, तो आप इसको हटा दें तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल किस पे, फर्स्ट कोई भी वस्तु जो मतलब आपका वस्तु उसका द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, दो वस्तु तो दोनों वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा कि आपका जो दूरी होगा उनके बीच उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ क्या कर रहा है, दूरी को आधा कर दे रहा है, तो दूरी को आधा कर दे रहे हैं, तो दूरी को आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये नीचे 4 आएगा, तो 4 क्या आ जाएगा, ऊपर जाके गुना आ जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यही आदि आपको बोल दे, क्या बोल दे, जैसे F क्या है आपका, ए से ऊपर है Gm1m2, ठीक है, तो यदि ये बोल दो दोगुना कर दे, तो दोगुना यहाँ तो से गुना कर देंगे, इसका होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी किसमें 4 भागा में है, तो 4 भागा मतलब 4 गुना घट जाएगा। तो आप इसके लगा सकते हैं कि 4 गुना घट जाएगा, लेकिन आपको कब, जब दूरी दोगुना कर दे तो 4 गुना घट जाएगा, लेकिन जब दूरी को आधा कर दे, आधी, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आपको दोनों तरीक़ा से पूछा जा सकता है, आप उसको याद रखें। मैंने यहाँ पे एक तरीका बता दिया, आप कैसे पूछ सकता है कि दोनों वस्तु का द्रव्यमान है उसको दोगुना कर देंगे, तो m1 भी दोगुना और m2 भी दोगुना, तो दोनों m1 और m2 ऊपर में गुना है, और दोनों को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 गुना, ये भी बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, मैंने तीनों तरीक़ा से बता दिया कि किस तरह से आपको पूछ सकता है। चलिए, मैंने वहाँ लिखा नहीं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं, थोड़ा से भी ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं यहीं पर समझा दिया, तो आप इसको लिख लें या फिर याद रखें जैसा आपका अच्छा लगे। अगला गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या है। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, तब पढ़ेंगे G बराबर Gm/d²। m का है यहाँ पे, m किसी भी जो ग्रह होता है, जैसे मान के चलिए पृथ्वी पर आपका G निकालना है तो उसका द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, चंद्रमा पर निकालना तो चंद्रमा का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ किसी वस्तु का द्रव्यमान ये m नहीं है, इसका ग्रह का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के लिए G का मान, जो पृथ्वी पर हम G का मान निकालेंगे कितना आया, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। पर मीटर/सेकंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये मेरा गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक ना, तो गुरुत्वीय एक तरह से क्या है, त्वरण है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन है आपका कि भार का सूत्र क्या होगा। तो भार मतलब जैसे भार क्या होता है, तो भार की पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार मतलब कोई वस्तु पर लगता है, तो मान के चलिए किसी वस्तु का m द्रव्यमान है और वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, मतलब सॉरी गुरुत्वीय त्वरण G लगता है, तो इस दोनों गुना करने पर मेरा आ जाता है भार, यानी आपका जो भार होता है वो mg होता है। ठीक नहीं, और भार एक तरह से क्या है, एक तरह से आपका ये बल है। ठीक नहीं, मतलब एक बल से आकर्षित करता है, तो उसका जो बल का ऐसा मात्रक वही भी आपका भार का ऐसा मात्रक, अन्य इसका ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है कि वस्तु का चंद्रमा पर भार
क्या है, मतलब एक आपका नोट, मतलब एक आप पढ़ेंगे कि वस्तु का यदि चंद्रमा पर भार जो निकालेंगे उसका क्या होगा, 1/6 गुना होगा पृथ्वी पर भार। जैसे मान के चलिए यदि आपको ये दे दिया है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालने, पृथ्वी पर भार दे दिया आपका, पृथ्वी पर कितना दिया आपका, मान के चलिए 12 न्यूटन। तो बोल रहा है कि चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे कैसे निकालेंगे, चंद्रमा पे तो आप जानते हैं कि एक चंद्रमा का भार, चंद्रमा पर जो भार होता है कितना होता है, 1/6 गुना पृथ्वी पर भार, और पृथ्वी भार कितना है 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे तो 6 से कटेगा 2, यानी कितना है चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार आ गया वो 2 न्यूटन। ठीक है, अगला है कि दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है, कि दाब और बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो आप एक फॉर्मूला इसको याद रख लें कि दाब बराबर जो होता है वो होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक नहीं, यह फॉर्मूला था, ये आपको आगे काम देगा, इसको याद रखें। तो यही आपका संबंध है दाब, बल और क्षेत्रफल में। अगला कि दाब का जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल बोलते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम रखा गया था पास्कल। दाब का SI मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दाब कम लगेगा, यानी जिस वस्तु का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल आपका क्या है, यहाँ पे आपका भागा में है, तो जो भागा रहेगा तो यदि वो ज़्यादा होगा तो आपका जो यहाँ पर ये है दाब वो कम होगा, यदि क्षेत्रफल आपका कम होगा तो ये जो दाब है आपका वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका दाब कम होगा, और जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा दाब कम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस दाब ज़्यादा लगेगा, यहाँ आप कर ले कम कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन आपका कि कोई वस्तु पानी के अंदर हल्की महसूस क्यों होती है। आप जब जैसे मान के चलिए यदि आप कुआं से पानी निकालते होंगे तो आप यदि बाल्टी जब कुएं में डालते होंगे, जब पानी के अंदर चला जाता होगा तो आपको हल्की महसूस होती होगी, क्यों होती है, तो क्योंकि उसमें उत्प्लावन बल लगता है, और उत्प्लावन बल के कारण हमको हल्का महसूस होता है। वो क्या करता है, बाल्टी को ऊपर धकेलना चाहता है और हम बाल्टी को नीचे कर रहे हैं, जिससे हमको क्या लगता है थोड़ा ऊपर उठाते हैं, जब हम ऊपर उठाते हैं तो मेरा उत्प्लावन बल भी नीचे से लग रहा है और हम ऊपर से खींच भी रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, दोनों बल एक तरफ लग रहा है, तो उससे हमको हल्का महसूस होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे पानी है, अब इसको यहाँ बाल्टी यहाँ नीचे डुबा दी है, ठीक नहीं, तो क्या कर रहा है, जो उत्प्लावन बल ऐसे लग रहा है और हम उधर ऊपर खींच रहे हैं, निकालेंगे तो ऊपर खींचेंगे, तो दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है, तो एक ही दिशा में लग रहा है तो क्या होगा, हमको थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा उत्प्लावन बल एक तो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण आपको हल्का महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस बल के कारण कोई वस्तु पानी पर तैरती है, यानी जो हम लोग पानी पर तैरते हैं किसी कारण, उत्प्लावन बल के कारण ही पानी पर तैरते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि जिस वस्तु का घनत्व, देखिए अब कोई वस्तु पानी पर कब तैरेगा या कब डूबेगा, तो यदि कोई वस्तु का जो घनत्व है, ठीक नहीं, वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा तो पानी में डूब जाएगा। ठीक नहीं, यदि किसी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, जैसे वैसे मान के चलिए 1 घन सेंटीमीटर पानी का घनत्व है, यदि इससे ज़्यादा किसी 1.5 घन सेंटीमीटर किसी वस्तु का घनत्व है तो क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन यदि इससे कम है 0 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, तैरेगा। तो मैंने लिखा है कि जिसका ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा और कम होगा उसका नहीं, वो कम होगा वो नहीं डूबेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कितना कमी आता है। जैसे कि अभी मैंने क्या बोला कि वस्तु को पानी में अंदर डुबा देते हैं तो क्या आता है, उस हमको हल्का लगने लगता नहीं, उसके भार में कमी आ जाता है। तो भार में कमी कितना आता है, तो जितना वो पानी को विस्थापित किए, जैसे इतना बड़ा बाल्टी है, ठीक है, तो इतना बड़ा बाल्टी तो इतना पानी को विस्थापित करेगा, तो मतलब इतना पानी को स्थापित करेगा, तो उसका जो भार होगा पानी का भार, उसी के भार के बराबर वो हल्का हमको महसूस होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 5 न्यूटन, मतलब सॉरी 5 किलो, जैसे 5 किलो पानी विस्थापित किया, इसको आप चेंज करेंगे भार में तो 5 गुना 10 हो जाएगा क्या, 10 × 5 = 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन को क्या लगेगा, हल्का लगेगा। ठीक है, अगला है आपका घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जो पानी का घनत्व निकालना है, किसी का घनत्व निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आपको ऐसे पूछ सकता है कि प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान को कहते हैं घनत्व। ये आपका सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है, तब उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसका SI मात्रक होता है वो आपका होता है kg/m²।
क्यूब, पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है केजी या पर मीटर क्यूब, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का भार किसके समानुपाती होता है। भार, तो भार बराबर क्या होता है, वेट यानी एम जी। तो यानी जी आपको पृथ्वी के लिए समान रहता है, तो किस पर डिपेंड करता है, वो द्रव्यमान पर। तो यानी आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द्रव्य जी का मान किस पर डिपेंड करता है, आपको कहाँ गया, द्रव्यमान पर, ठीक है। अगला है कि जी का ऐसा मात्रक, मैंने पीछे बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना। वही चंद्रमा पर भार क्या था आपका, मतलब फॉर्मूला, चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुना पृथ्वी पर भार। तो पृथ्वी पर भार दिया आपका कितना की दिया आपका, चंद्रमा पर भार होगा, मतलब 60 केजी दिया है, चंद्रमा के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ से निकालें पृथ्वी पर भार का एम, तो भार क्या होता है डब्ल्यू बराबर एम जी। तो एम आपका 10 एम आपका 60 है और जी आपका 10 है, तो कितना हो गया 600 न्यूटन निकला। अब आप जानते हैं चंद्रमा पर भार, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे मून, वेट ऑफ मून इक्वल टू 1/6 गुना वेट ऑफ किसमें, अर्थ पर। तो अर्थ कितना दिया 600, तो 600 यहाँ लिखते हैं। अब 6 से कटेगा कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन होएगा 100 न्यूटन, ये थोड़ा गलती हो गया, आप लिख लें 100 न्यूटन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्रव्यमान हर जगह समान रहता है परंतु भार बदलता रहता है। जैसे मैंने बताया कि भार बराबर क्या होता है एम जी, तो जी सबका चेंज होता है, सब मतलब प्लेनेट के सब जगह का। अभी आप कोई पहाड़ी पर जाएँ या कभी मैदान में जाएँ तो वहाँ जी आपका चेंज होगा। इस कारण क्या होगा, आपका जी डिपेंड करता है वेट पर। इस कारण आपका जो भार होता है वो बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो 10 केजी पृथ्वी पर होगा, 10 केजी आपका चंद्रमा पर भी होगा, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आपका भार 10 न्यूटन है तो चेंज हो सकता है, 8 न्यूटन हो सकता है, फिर 12 न्यूटन हो सकता है। आपका डिपेंड करेगा कि वो जगह कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो ये आपके लिए इनफ है, मतलब यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये इतना कर लें, और यदि आप और करने के सक्षम हैं तो और भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का कोई अंत नहीं है। आप उसको मतलब जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप इसको कर लें। तो आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में, और मैं आशा करता हूँ कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो का आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।